हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञानोदय क्लासेस। आज के वीडियो में हम आधुनिक भारत के इतिहास से दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं, जो कि है बंगाल विभाजन 1905 और इसके साथ में स्वदेशी आंदोलन। इस वीडियो में इस टॉपिक से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सवालों को शामिल किया गया है। तो अगर ये वीडियो आप बिना स्किप किए देखते हैं तो इस टॉपिक से आने वाला कोई भी सवाल आपके एग्जाम्स में नहीं छूटेगा। इतना आप मान के चलें। करना इतना है कि आपको ये वीडियो बिना स्किप किए देखना है और ये वीडियो यूपीएससी, बीपीएससी और अन्य सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो और लेते हैं आज का पहला सवाल। हमारा पहला सवाल है, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कब की? तो देखिए, इसमें जितने भी डेट दिए गए हैं ये सभी कंफ्यूज करने वाले डेट हैं। यहाँ जो आप ए बी सी ये तीनों डेट देख रहे हैं, ये तीनों बंगाल विभाजन से ही संबंधित हैं, लेकिन आपको जो सही आंसर है उसका जवाब देना है। तो इसकी जो घोषणा हुई थी ये कब हुई थी? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। किसके द्वारा? तो उस समय के जो वाइसरॉय थे, लॉर्ड कर्जन के द्वारा इसकी घोषणा हुई थी। अगला सवाल है, बंग भंग विरोधी आंदोलन प्रारंभ किस तिथि से हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 7 अगस्त 1905। अब इससे संबंधित हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है बंग भंग विरोधी आंदोलन, इसी को स्वदेशी आंदोलन भी बोलते हैं और साथ में इसे बहिष्कार आंदोलन भी बोलते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने पहले सवाल में देखा कि बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को हो गई थी और इसके बाद ही 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक हुआ स्वदेशी आंदोलन को लेकर, जिसके अंतर्गत ये फैसला लिया गया कि सभी विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया जाएगा और स्वदेशी यानी अपने देश में बने हुए सामानों का उपयोग किया जाएगा। इसीलिए इसे नाम दिया गया है स्वदेशी आंदोलन। तो ये आरंभ हुआ 7 अगस्त 1905 से। अगला सवाल है, बंगाल का विभाजन किस दिन से हुआ? राइट आंसर होगा 16 अक्टूबर 1905 से। तो बंगाल के विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को हुई थी। यहाँ ध्यान रखें, जब घोषणा शब्द का इस्तेमाल हो क्वेश्चन में तब आप 20 जुलाई देंगे, लेकिन विभाजन किस समय से प्रभावी हुआ तो तब आपका आंसर होगा 16 अक्टूबर 1905 से। अगला सवाल है, 1905 में बंगाल विभाजन किस वाइसरॉय ने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन ने। इनका जो कार्यकाल था वो था 1899 से 1905। इस बीच में ये भारत के वाइसरॉय थे। अगला सवाल है, बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सर एंड्रयूज फ्रेजर। तो सर एंड्रयूज फ्रेजर जो हैं ये 1903 से 1908 के बीच में भारत के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात हो रही है और पिछले सवाल में हमने वाइसरॉय की बात की थी। अगला सवाल है, बंगाल के विभाजन के नेतृत्व में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? यानी पूरा जो बंगाल का विभाजन से संबंधित जो आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो
स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे, जिसका कारण ये था कि इनका मानना ये था कि चीज़ों की बर्बादी नहीं होनी चाहिए। तो ये जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, ये वास्तव में चाहते थे कि ईस्ट और वेस्ट के सभ्यता के बीच में एक समन्वय बना रहे। तो इसीलिए इन्होंने स्वदेशी आंदोलन की आलोचना की थी। इनके हिसाब से विदेशी वस्त्रों का भी उपयोग भारतीयों को करना चाहिए, जिसकी वजह से इन्होंने स्वदेशी आंदोलन का भरपूर आलोचना किया था। अगला सवाल है, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव किसने दिया था? अब यहाँ पर आपसे सुझाव शब्द पूछा जा रहा है, तो इसका सुझाव दिया था कृष्ण कुमार मित्र ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला इंपॉर्टेंट सवाल है, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था। अब इसके कारणों को हम रीड करते हैं। देखिए, इसमें पहला जो ऑप्शन है वो है बंगाल के विकास के लिए, जो कि गलत होगा। दूसरा सवाल है हिंदू और मुसलमान को अलग करने के लिए, ये भी गलत होगा। तीसरा है बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए, तो ये इसका सही आंसर होगा, प्रशासनिक सुविधा के लिए। देखिए, उस समय जो तत्कालीन वाइसरॉय थे, जिनका नाम था लॉर्ड कर्जन, ये वहाँ के लोगों को ये दिखाना चाह रहे थे कि हम प्रशासनिक सुविधा को और भी अच्छा करने के लिए बंगाल का विभाजन करना चाहते हैं। लेकिन वास्तव में उसके पीछे उनकी मंशा ये थी कि वो बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को कमजोर करना चाहते थे। ये उनका मुख्य कारण था बंगाल को अलग करने का। अगला सवाल है, स्वदेशी और बहिष्कार किस घटना के दौरान विधि के रूप में अपनाया गया था? तो जैसा कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बंगाल विभाजन के विरुद्ध। तो बंगाल विभाजन की घोषणा के साथ ही लोगों ने स्वदेशी और बहिष्कार इन दोनों को विधि के रूप में अपनाया था, यानी कि विदेशी वस्त्रों का या सामानों का उपयोग भारतीय नहीं करेंगे, ये इसमें शामिल था। अगला सवाल है, लॉर्ड कार्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1911 में। अब इसके पीछे का हम इतिहास समझते हैं। ये बात है दिसंबर 1911 की, जब ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी भारत में आए थे और दिल्ली में एक दरबार का आयोजन हुआ था। और इसका आयोजन हुआ था कब? 12 दिसंबर 1911 में। बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है ये। इसी दिन दिल्ली के दरबार में सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द किया था। यानी कि ये जो बंगाल का विभाजन था, इसका पीरियड था 1905 से लेकर 1911 तक। इस बीच तक बंगाल विभाजित रहा, लेकिन जॉर्ज पंचम की घोषणा के साथ ही ये समाप्त हो गया। और ये डेट है 12 दिसंबर 1911। और इसके घोषणा के साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात भी हुई इसमें। इसी दिन बंगाल से बिहार और उड़ीसा प्रांत को अलग किया गया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला है, स्वदेशी आंदोलन के आलोचक कौन थे? तो ये हमारा रिपीट हो चुका है ये। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला सवाल है, बिहार और उड़ीसा को बंगाल से किस वर्ष अलग किया गया था? तो 1912 में अलग किया गया था। तो 1911 में घोषणा हुई थी और 1912 में फाइनली बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग हो गया था। अगला सवाल है, भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल कब फिर से एकीकृत किया गया?
तो ये सवाल को थोड़ा घुमा कर दिया गया है, जबकि ये सवाल वही है जो आपने अभी पिछले पेज में किया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 1911 में। तो यहाँ पर देखिए, भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल कब से फिर से एकीकृत हुआ? तो 1905 में ये विभाजित हुआ और 1911 में ये रद्द हुआ। तो फिर एकीकृत कब हुआ? 1911 में। तो सवालों को घुमा कर दिया गया है, इसीलिए एग्जाम में आने वाले सवाल की प्रवृत्ति को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसी में स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं और OMR सीट पे गलत आंसर का जवाब देकर आ जाते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना है शब्दों को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए, ये जो स्वदेशी आंदोलन है ये पूरे देश में चलाया गया था। ये प्रारंभ तो हुआ था बंगाल से, लेकिन चला था पूरे देश में। उसी में मद्रास में इसका नेतृत्व किसने किया था? तो किया था ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, चिदम्बरम पिल्लई ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, लोकमान्य तिलक ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व विशेषकर किस क्षेत्र में किया था? तो यहाँ पर जो ऑप्शंस है वो कंफ्यूज करने वाला है। देखिए, ऑप्शन ए में है बम्बई, फिर पुणे, केवल ए, या फिर ऑप्शन ए एंड बी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन ए एंड बी, यानी कि लोकमान्य तिलक ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व बम्बई में भी किया था और पुणे में भी किया था। तो इसी प्रकार के सवाल होते हैं जो आपको एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं, और इसी कंफ्यूजन को आपको दूर करना है इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप चैनल को लाइक जरूर कर लें, दोस्तों में शेयर जरूर करें, और अगर फ्यूचर में ऐसी वीडियोस पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला सवाल है, दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सैयद हैदर राजा ने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला है, उत्तर प्रदेश में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लाला लाजपत राय ने उत्तर प्रदेश में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है, 1905 के स्वदेशी आंदोलन से निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग अप्रभावित था? यहाँ पर है अप्रभावित था, यानी कि कौन सा वो वर्ग था जो इसमें शामिल नहीं थे या इसमें उन्होंने अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो देखिए, इसमें दो जन इससे बाहर थे। एक तो थे किसान वर्ग थे, वो भी इसमें शामिल, और मुसलमान वर्ग जो थे वो भी शामिल नहीं थे। और इसी से एक और सवाल निकलता है कि सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि 1905 के स्वदेशी आंदोलन में कौन से वर्ग सबसे ज़्यादा सक्रिय थे? तो आपको जानकर हैरानी होगी कि स्वदेशी आंदोलन में सबसे ज़्यादा अगर कोई सक्रिय था तो वो थी महिलाएं, और उसके बाद जो भी बुद्धिजीवी व्यक्ति थे वो इस आंदोलन में शामिल थे। तो यहाँ पर आपका एक ही सवाल से दो का जवाब आपको मिल गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत कौन सा बना था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वंदे मातरम। तो बहुत ही ये टफ लेवल का सवाल है। एक्चुअली में जब स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ, बंगाल विभाजन है वो प्रभावी हो गया। तो कब से प्रभावी हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 से। तो ये एक ऐसा दिन था जब पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था, घरों में चूल्हा नहीं जला था, वहाँ के लोगों ने उपवास रखा था और हड़ताल रखा था, जुलूस निकला था, काफ़ी चीज़ें हुई थी। और उसी दौरान वहाँ के जितने भी लोग थे उन्होंने गंगा में स्नान किया और फिर सड़कों पर उन्होंने वंदे मातरम गाते हुए प्रदर्शन किया था। तो ये ओवरऑल था इस आंदोलन में। तो इसीलिए वंदे मातरम को इस आंदोलन का शीर्षक गीत कहा गया है। जितने भी लोग थे उन्होंने एक दूसरे को राखी बांधी थी ताकि अंग्रेज को ये बताया जा सके कि उनकी एकता में वो बाधा नहीं डाल सकते।
तो होप आप ये क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, द न्यू स्पिरिट ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जो स्वदेशी आंदोलन से संबंधित था, इसे किसने संपादित किया था? तो एक ब्रिटेन के जर्नलिस्ट थे जो कि थे H.W. नेविंसन। इन्होंने द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नामक पुस्तक में स्वदेशी आंदोलन से संबंधित सारे महत्वपूर्ण बातों को शामिल किया था। ये जो नेविंसन है लगभग 4 मंथ तक ये भारत में रुके हुए थे और इन्होंने सारी चीज़ें को बहुत ही करीब से देखा था स्वदेशी आंदोलन से संबंधित, और उन सभी बारीकियों को इन्होंने अपने इस पुस्तक में शामिल किया था। तो ये बुक का नाम भी बहुत इम्पोर्टेंट है, द न्यू स्पिरिट ऑफ इंडिया। अगला इम्पोर्टेंट सवाल है, बंगाल विभाजन के दौरान कौन सा त्योहार मनाया गया था? ऑप्शन में है राखी बंधन, दिवाली, ऑप्शन ए एंड बी, या फिर कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, राखी का त्यौहार इन लोगों ने मनाया था ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये दिखा सकें कि हमारी एकता को वो तोड़ नहीं सकते। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बंगाल विभाजन के दौरान किन पत्रिकाओं के माध्यम से विरोध जताया गया था? तो इसमें क्या होगा? हितवादी सही आंसर है, संजीवनी ये भी सही आंसर है, और बंगाली ये भी सही आंसर है। ऑप्शन डी को आप चेंज करके उपर्युक्त सभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने मिस्टेक किया है ऑप्शन देने में। तो उपर्युक्त सभी ये तीनों जो हैं, इन तीनों पत्रिकाओं के माध्यम से बंगाल विभाजन का विरोध जताया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, स्वदेशी आंदोलन के प्रसार के लिए स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर होगा अश्विनी कुमार दत्त। तो स्वदेशी आंदोलन का पूरे देश भर में प्रचार प्रसार हो, इसके वजह से इन्होंने स्वदेशी बांधव समिति नाम की एक समिति की स्थापना की थी। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, बंग भंग विरोधी आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन का नारा क्या था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वेरी टफेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले हम ऑप्शंस देखते हैं। उपनिवेशी शासन से भारत को आज़ादी मिले, करो या मरो। तो ये जो करो और मरो है, ये भारत छोड़ो आंदोलन का नारा है। तो इसी को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। जैसे अगर आपको सही आंसर नहीं पता है तो आप पहले जो आंसर पता है उसको एलिमिनेट करें। तो देखिए, एक ऑप्शन तो हमारा एलिमिनेट हो गया क्योंकि ये तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा है। दूसरा है इनकलाब जिंदाबाद, जो कि भगत सिंह ने नारा दिया था। उपर्युक्त सभी ये होगा ही नहीं, तो बचा कौन सा हमारे पास? ऑप्शन ए बचा। तो एलिमिनेशन मेथड के थ्रू हम सही आंसर तक पहुंच गए। तो इस ट्रिक को जरूर अपनाएं अपने एग्जामिनेशन के दौरान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपनिवेशी शासन से भारत को आज़ादी मिले, ये नारा दिया था वहाँ के लोगों ने बंग भंग विरोधी आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन के दौरान। अगला सवाल है, बंगाल विभाजन के दौरान ये कथन किसका था? तो राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की जीवन सांसें हैं। ये जो कथन है ये कहा था अरविंद घोष ने। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। अगला सवाल है, ब्रिटिश सरकार सम्राट जॉर्ज पंचम के द्वारा किस दिन कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाया गया? तो जैसा कि हमने पिछले सवालों में देखा था कि 11 दिसंबर 1911 को ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम भारत आए थे और उसी समय बंगाल विभाजन को समाप्त किया गया था। और इसके साथ में एक काम और हुआ था कि कलकत्ता, जो कि पहले भारत की राजधानी थी, उसको चेंज कर दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा 12 दिसंबर 1911 को। तो यहाँ पर समाप्त होता है स्वदेशी आंदोलन और बंगाल विभाजन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सवाल जो कि
किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसके साथ में अगर आपने पहले से ही इस चैप्टर को पढ़ाई किया था तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने कितना मार्क्स स्कोर किया है इस टॉपिक से। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। टिल देन आप अपने लक्ष्य तक डटे रहिए। थैंक यू।